हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी के उम्दा पीवाईक्यू आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो हमारे पास हमारा टारगेट है, मनुष्य का कुछ लक्ष्य हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम हो सकता है या और डिफरेंट डिफरेंट हमारे गोल्स हो सकते हैं। जब तक हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन लड़े ही नहीं तो हम पक्का हार जाएंगे। जिस तरीके से हमारे पास मान लो एग्जाम के 60 डेज बचे हैं, तो हम बस ये सोचते हैं कि अब 60 डेज बाद या तो बिल्कुल ख्वाबों में हो जाते हैं कि अब हमारा एग्जाम निकल गया है, जिंदगी एकदम हल्की डोरी चल रही है, या फिर हम 60 डेज के बाद क्या होगा, अब क्या करूंगा, ये वाला भी नहीं निकला तो कैसे होगा। तो हम यही सोचते रहते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। किसी को पता नहीं होता, हमें बस पता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी हमें आज का पूरा दिन भी नहीं पता। हमें बस जो पता है वो ये मोमेंट है, जो पता है हमें, मोमेंट जो पता है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और इस मोमेंट में हम अपने गोल से रिलेटेड, जो ये हमारा गोल है उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप इस तरीके से अपना दिन का स्केड्यूल बनाया करिए, कुछ पॉइंट लिखा करिए और देखा करिए एंड में कि आपने उस पर टिक किया कि नहीं किया। और वो पूरा काम करना चाहिए। जिस तरीके से हम कोई भी काम शुरू करते हैं और उसको आज तक हम ऑलमोस्ट इतने सारे काम होते हैं, हम उसे पूरा नहीं करते। जिस तरीके से वीडियो लोग, कुछ लोग क्लिक करेंगे और कुछ देर बाद बंद कर देते हैं, जबकि इतने अच्छे क्वेश्चन पूरे एसएससी के क्यों है, अगर आप पढ़ भी चुके तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। पहले क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग। तो प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम यूज किया जाता है? क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर फैट लाइम। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, जब हम उसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो जब कैल्सिनेशन करेंगे, जब हम उसको बहुत ज्यादा रेड हॉट हीट करेंगे, तो हमारे को मिलता है क्विक लाइम। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaO। तो CaO हमें मिलता है क्विक लाइम। तो ये हमारा प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। वहीं पर अगर हम बात करें, जब इसको वाटर की प्रेजेंस मिल जाती है, वाटर की एफिनिटी बढ़ता है, वाटर की प्रेजेंस मिलता है, ये उसके संग कंबाइन हो जाता है और बनाता है CaOH का होल्ड पेयर, जिससे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। और वहीं पे दो और ऑप्शन है हमारे पास, एक है हाइड्रोलिक लाइम और एक होता है हमारा फैट लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम की अगर हम बात करें तो हमें 70% इसमें प्योर लाइम देखने को मिलता है, 70% प्योर लाइम देखने को मिलेगा, 30% इसमें इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। तो जब 70% देखने को मिल रहा है, बेसिकली हाइड्रोलिक लाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डैम्प एरिया होते हैं हमारे, या फिर जहां पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जहां पर भी एयर का सर्कुलेशन नहीं है, वहां पर ये आराम से सेट हो सकता है। तो हाइड्रोलिक लाइम को हम वहां यूज करते हैं। और जो फैट लाइम होता है, इसमें 95% आपको लाइम देखने को मिलेगा। इसको प्योर लाइम भी बोला जाता है। और ये बहुत ही व्हाइट कलर में देखे जाते हैं। ये तो हमारा हाइड्रोलिक लाइम थोड़ा मडी कलर में रहता है, लेकिन फैट लाइम जो है, उसमें प्योर लाइम होने की वजह से एकदम प्योर व्हाइट देखने को मिलता है। 5% इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। इसी वजह से प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के लिए हमारा फैट लाइम यूज किया जाता है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड की अगर हम बात करें तो दो मेथड है हमारे पास वो एस्टिमेशन को मेजर करने के लिए। तो एक होता है हमारा प्रीलिमिनरी मेथड, प्रीलिमिनरी मेथड होता है, और एक होता है हमारे पास डिटेल्ड मेथड। तो नाम से पता चल रहा है, अगर डिटेल मेथड कहीं ऑप्शन में होगा तो इससे ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट मेथड क्या हो सकता है। प्रीलिमिनरी मेथड की भी अगर हम बात करें, प्रीलिमिनरी मेथड की बात करें तो इसमें एक हमारा होता है प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड होता है। एक हमारे पास होता है क्यूबिक रेट मेथड, क्यूबिक रेट मेथड होता है। और एक होता है हमारे पास जो हम यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, या फिर हमारे हॉस्पिटल के बेड्स हो गए, या फिर पीजी में जो हॉस्टल रूम्स होते हैं। तो ये यूनिट रेट मेथड होता है, यूनिट रेट मेथड। और एक होता है हमारे पास टिपिकल बे मेथड, टिपिकल बे मेथड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी मेथड के एस्टिमेशन है। वहीं पर डिटेल मेथड की बात करें तो एक होता है हमारे पास रिवाइज्ड मेथड, रिवाइज कर देते हैं जब हमारा जो भी एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा हो जाएगा। एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री मेथड, जिसमें हमारे पास जब कुछ भी हमारा जो हमने एस्टिमेट में सोचा था इतने सामान चाहिए और उससे ज्यादा हो जाता है, तो हमें सप्लीमेंट्री मेथड यूज करना पड़ता है। और एक हो जाएगा हमारा एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस मेथड, एक हो जाएगा हमारा एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस मेथड, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हो जाता है हमारा एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस मेथड, और एक रिवाइज और सप्लीमेंट्री को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो ये सब हमारे डिटेल मेथड के मेथड है। वहीं पे अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बोल रहा है कि बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेथड में, या फिर प्लिंथ एरिया मेथड में, डिटेल एस्टिमेट मेथड में, या फिर क्यूबिक रेट मेथड में हमारा कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है। तो डिटेल एरिया मेथड, जो डिटेल एस्टिमेट है, वो हमारा मोस्ट एक्यूरेट माना जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी के सारे नाम होते, फिर हमारा प्रिलिमिनरी के सारे नाम होते, तो कौन सा मोस्ट एक्यूरेट होता था? हमारा क्यूब रेट एस्टिमेट, तब हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है, उसकी स्ट्रेंथ किस IS कोड के द्वारा देखी जाती है? IS 3101, 3102, 3495 या 3496। तो अगर हम बात करते हैं तो बर्न्ट ब्रिक,
बेसिकली यहाँ पर हमारा को एक एक्यूरेट आंसर चूज करना है, क्योंकि बर्न्ड ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ हमारी IS 3102 के बारे में होती है। यहाँ पर कोई ब्रिक को डिफाइन नहीं किया है, तो हम इस वाले को टिक करेंगे। सो IS 3102 जो है हमारा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। तो जो क्वार्टजाइट और मार्बल है वो अपने नेचर के द्वारा क्या है? वोल्केनिक है, प्लूटोनिक है, सेडिमेंट्री है, या फिर मेटामॉर्फिक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरीके के रॉक्स होते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक, और एक होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो हमारा इग्नियस रॉक होता है, अगर इग्नियस रॉक की बात करें तो ये हमारा मॉल्टन लावा से मिलता है, जिसके एग्जाम्पल हमारा ग्रेनाइट हो गया। तो मॉल्टन लावा के कूल डाउन होने की वजह से, मॉल्टन लावा के कूल डाउन, बेलास्ट हो गया। मॉल्टन लावा के कूल डाउन होने की वजह से, सॉलिडिफाई होने की वजह से जो हमारे को अपनी रॉक मिलती है वो हमारी इग्नियस रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो होती है उसके सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं, वो किसी भी द्वारा डिपॉजिट हो सकते हैं, एनिमल के द्वारा, हमारे हवा के, एयर, विंड, एनिमल, रनिंग वाटर, किसी के भी बेसिस, कोई भी एजेंट हो सकता है, वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो जब बहुत ज्यादा हाई हीट और प्रेशर लगता है, हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से जो हमारी रॉक्स मिलती हैं वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। वेल, यहाँ पे क्वार्टजाइट और मार्बल की अगर बात करें, क्वार्टजाइट मार्बल की बात करें तो ये ना प्लूटोनिक है ना वोल्केनिक है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में से मेटामॉर्फिक विल बी द करेक्ट आंसर। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये, जो मार्बल और क्वार्टजाइट है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम इज एन ऑक्साइड Aluminum is anodized to protect it from the weathering effect by forming surface coat of। तो सरफेस पे किस चीज की कोट की जाती है एल्यूमिनियम को वेदरिंग प्रोसेस से बचाने के लिए? तो एनोडाइज्ड की अगर बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एल्यूमिनियम के ऊपर किसी चीज की कोटिंग करते हैं। वो किसकी कोटिंग करते हैं? वो है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम कोटिंग कर देते हैं उसे, तो ये एनोडाइज्ड प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें वेदरिंग, जो हमारे एनवायरनमेंट में जिस चीज की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो बोल रहा है अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म। तो अभी देखा था हीट और प्रेशर की वजह से जो हमारे ग्रेनाइट है वो किस किस में ट्रांसफर हो सकते हैं? तो वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर होता है, ग्रेनाइट हमारा जेनेसिस में ट्रांसफर होगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट हमारा सैंड स्टोन की वजह से ट्रांसफर होता है। सैंड स्टोन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगेगा तो क्वार्टजाइट बनेगा। मार्बल की बात करें तो लाइम स्टोन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो वो हमारा मार्बल बनता है। वेल, स्लेट की बात करें तो शेल जो होता है हमारा, उस पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगने की वजह से स्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो जेनेसिस इसका आंसर है, क्योंकि ग्रेनाइट पे जब हीट और प्रेशर लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा कन्वर्ट होता है? वो है हमारा जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हमारे पास प्लान ऑफ द बिल्डिंग है, तो हम उसे बना देते हैं फटाफट से। सपोज हमारा रेक्टेंगल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप समझ लीजिएगा। विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल इज, एक की हमारी आउटर वॉल की डायमेंशन है हमारी 10.3 मीटर, और एक हमारा है 15.3 मीटर, और द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3। तो जो हमारा थिकनेस है वो 0.3 दे रखा है हमें। देन द कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया की अगर बात करें, कारपेट एरिया की बात की जाए तो ये हमारा प्लिंथ एरिया जो होता है, प्लिंथ एरिया होता है, उसमें से अगर वॉल का एरिया माइनस कर दूं, प्लिंथ एरिया में से वॉल का एरिया माइनस कर दूं, तो हमें मिल जाएगा कारपेट एरिया। वॉल एरिया माइनस कर देते हैं, तो अगर प्लिंथ एरिया की बात करें तो वो हमारा 10.3 और 15.3 है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली हमारा जो साइड है उसी में से हम डिडक्ट कर दें, तो 10.3 में अगर वॉल का एरिया माइनस, वॉल की थिकनेस माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 10, और हम उसमें 15.3 में से माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 15, और हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया होता है, तो 10 इंटू 15 विल बिकम 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है दिस क्वेश्चन का। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो हमारे पास जब प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करते हैं तो कुछ एरिया को हम हटा देते हैं, वो एक्सक्लूड करे जाते हैं। तो एक्सक्लूड की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट एक्सक्लूड किए जाते हैं? एक तो होता है हमारा एरिया ऑफ लॉफ्ट, जो हमारा लॉफ्ट बना लेते हैं हम घर के अंदर, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। कॉर्नाइस का एरिया जो हो गया, हमारे कॉर्नाइस होते हैं, ये जो बेंड कॉर्नाइस होते हैं, उनको हम आर्किटेक्चर जो भी डिजाइन होते हैं उनको हम हटाते हैं, उसको कॉर्नाइस में हम कॉर्नाइस को इंक्लूड नहीं करते। वेल, वहीं पे मम्टी हो गया, मम्टी एरिया हो गया, हमारा मशीन एरिया हो गया, ये सबको हम इंक्लूड नहीं करते। मशीन एरिया हो गया, इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर हमारा टेरेस हो गया, डोम्स हो गए,
टेरेस हो गया, डोम्स हो गए हमारे, जो भी ये डोम्स हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टावर्स होते हैं, इन सबको हम एक्सक्लूड करते हैं। इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जो हमारा वर्टिकल सन ब्रेकर एरिया जो होता है, वर्टिकल सन ब्रेकर जो यूज किया जाता है विंडोज के ऊपर, वो हमारा हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं वर्टिकल सन ब्रेकर को। ओपन प्लेटफॉर्म एरिया जो होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। कोर्टयार्ड एरिया जो होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, कोर्टयार्ड एरिया हो गया, ये सब एक्सक्लूड किया जाता है हमारा प्लिंथ एरिया मेथड में। हमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये सब हमारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसे एक्सक्लूड कर देते हैं। वेल वहीं पे जो हमारे ओपन स्पाइरल स्टेयर्स होती हैं जो बाहर की तरफ हम बनाते हैं, मोस्टली आप देखो कि रेंट वाले घर में बना जाता है कि बाहर से जो ऊपर जो रह रहे हैं रेंट वाले, रेंट पे रह रहे हैं, वो चले जाएं। जो हमारा ओपन स्पाइरल बनाया जाता है स्टेयर, ओपन स्पाइरल स्टेयर्स बनाए जाते हैं, आपको बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टेयर्स हैं ओपन स्पाइरल, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में। पहले यहाँ पर हमारा वॉल थिकनेस, रूम एरिया और बरांडा एरिया इंक्लूड किया जाता है। और एक्सक्लूड क्या करेंगे, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी वो एक्सक्लूड हो रही है, वो है हमारा कोर्टयार्ड एरिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल इज रफली इक्वल टू। तो वैसे हमारी वॉल की जो हमारी ब्रिक है उसकी साइज होती है हमारी 19 × 9 × 9। मोटार लगाने के बाद हो जाता है 20 × 10 × 10। तो अगर मान लो अप्रोक्सीमेटली बिना मोटार के तो 90 है और अगर मोटार लगे तो 20 है, तो वन जो ब्रिक की थिकनेस हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वर्क कॉस्टिंग 20,000 रुपीज इज टर्म्ड एज। जो वर्क है हमारा, अगर हमारे तीन चीजों पर डिपेंड करता है, बेसिकली हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। तो तीन तरीके के वर्क होते हैं हमारे, अगर तीन तरीके के वर्क होते हैं तो जिसमें एक हमारा होता है 5,000 से कम। 5,000 से कम वाले काम को हम बोलते हैं पैटी वर्क, वो हमारा कंक्लूड किया जाता है हमारा पैटी वर्क में। फिर वहीं पर अगर हम बात करें 5,000 से लेकर हमारा 2 लाख की बात करते हैं, अगर 2 लाख की बात करें तो जो 2 लाख वाला जो हमारा काम है वो हमारा देखा जाता है माइनर वर्क में, हम उसको इंक्लूड करते हैं माइनर वर्क। तो उसके बीच में जो भी हमारे 5,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जो भी अमाउंट का काम होगा वो हमारा माइनर वर्क में है। और मेजर वर्क की बात करें, अगर मेजर वर्क की बात करें तो जो ग्रेटर देन हमारा 2 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट होगा वो हमारा मेजर वर्क में आएगा। तो ये जो है अभी ये 20,000 जो है हमारा, ये 5,000 से लेके 2 लाख के बीच में आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनर वर्क विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनर वर्क। लेकिन अगर वो 5,000 से कम में होता तो हम उसमें पैटी वर्क टिक करते। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी। जो सीमेंट है उसका डेंसिटी हम क्या लेते हैं, तो हमारी डेंसिटी की अगर बात करें तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी ली जाती है सीमेंट की। सीमेंट का अगर बात करें तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीमेंट की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो वो हमारा 3.14 3.15 देखने को मिलती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है, ये सब सीमेंट की बात हो रही है। तो आज ये डेंसिटी पूछ लिया है, कल को हमारे से स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जा सकता है, तो वो होता है हमारा 3.15 के अप्रोक्सीमेट। वेल वहीं पे आपको पता ही है वन बैग में जो हमारा जो सीमेंट का वन बैग होता है उसमें कितना सीमेंट होता है, तो वो तो बहुत ही कॉमन है, वो 50 kg का सीमेंट होता है। वेल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की बात करें, एक सीमेंट बैग के वॉल्यूम की बात करें तो हमें उसमें 34, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी भी है, वेट भी है और हमारे पास ये डेंसिटी भी है। तो आप डेंसिटी और वेट को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा अप्रोक्सीमेटली 34.7 लीटर निकल के आता है, 34.7 लीटर निकल के आता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे सीमेंट के बारे में जो पता होना चाहिए, एमसीक्यू के रूप में उससे पूछ लिया जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है द डैम प्रूफ कोर्स, जो डैम प्रूफ कोर्स हुआ जाता है वो यूनिफॉर्म थिकनेस इन अ बिल्डिंग हैविंग वॉल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ इज मेजर्ड इन। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो डैम प्रूफ कोर्स होता है, जो डीपीसी है, वो हमारा किस यूनिट में मेजर किया जाता है, क्या मीटर में, मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब और मीटर की पावर 4। तो बेसिकली अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक और बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो मीटर स्क्वायर में इसको हम करते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ वर्क होता है। तो कोई भी हमारा अर्थ वर्क है, अगर हम अर्थ वर्क की बात करें तो कॉमनली जो हमारा अर्थ वर्क है वो किस में हमारा मेजर किया जाता है, तो वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें कंक्रीट से रिलेटेड कोई काम है, जैसे लाइम कंक्रीट करना है हमें फाउंडेशन में, आरसीसी का स्लैब करना है, आरसीसी छज्जा करना है, तो हमारा जो कंक्रीटिंग का काम है वो भी हमारा मीटर क्यूब में किया जाता है। टीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी मीटर स्क्वायर में की जाती है। जो ब्रिक वर्क है वो भी हमारा मीटर क्यूब में किया जाता है। लेकिन अगर थिन पार्टीशन बॉल है तो जो ब्रिक वर्क है मोस्टली हमारा मीटर क्यूब में किया जाता है। लेकिन अगर किसी की थिकनेस डिफाइंड है या फिर थिन
पार्टीशन वॉल है, थिन पार्टीशन वॉल है, या फिर हनीकॉम्ब वाली वॉल है हमारी, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। जो भी हमारा वुड वर्क होता है, वुडन वर्क होता है, वुड वर्क जो है हम उसको मीटर क्यूब में करते हैं, लेकिन शटर बना रहे हैं अगर हम विंडोज और डोर के, तो वो मीटर स्क्वायर में की जाते हैं। और वहीं पे हमारे जो डोर्स और विंडोज में हमारे हिंजेस यूज किए जाते हैं या कोई भी इस तरीके की सामान यूज किया जाता है, तो वो हमारे नंबर्स में देखे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसमें ये मेजर किया जाता है, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड पॉइंट्स हैं ये। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम बाय ट्रेपेजिडियल फॉर्मूला मेथड इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। तो बेसिकली ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला होता है, उसको किस तरीके से हम वॉल्यूम उससे एग्जामिन करते हैं। तो अगर बात करें तो हमारे पास ये होता है इस तरीके से, जो भी हाइट है वो बाहर लिखी होगी, और फिर जो हमारा फर्स्ट टर्म था और जो लास्ट टर्म है उसका सम करके डिवाइड कर देंगे, और जो बीच के जितने भी टर्म है हमारे उनको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, A2 A3 A3 ये सब हमारा सो ऑन AN-1 तक ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। हाइट हमारा बाहर है और फर्स्ट और लास्ट ये AN है, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा लाइट है, तो इनको सम किया है और AN-1 लास्ट तक हमने से ऐड करते हुए चलेंगे और 2 से इन दोनों को डिवाइड किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको लास्ट के टाइम पे हम देख रहे हैं, एंड के टाइम पे देखा जा रहा है जब हमारे लाइफ का एंड टाइम है वहां पर, लेकिन विदाउट डिसमेंटल, उसे तोड़े वोड़े बिना ही, बिल्कुल डिसमेंटल किए बिना जब हम उसकी वैल्यू देखते हैं तो उस वैल्यू को क्या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, जंक वैल्यू कहते हैं, या सेल्वेज वैल्यू या बुक वैल्यू कहते हैं। तो उसे विदाउट डिसमेंटल है अगर तो उसे सेल्वेज वैल्यू कहा जाता है, वहीं पे अगर ये डिसमेंटल हो गई होती तो हम उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और जब हम उसको बस अपने अकाउंट बुक में लिखते हैं तो वो हमारी बुक वैल्यू हो जाती है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेल्वेज वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैक्योमीटर इज जनरली कैप। जो टैकोमीटर होता है उसमें हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है? 20 60 40 100, 100 20 40 60 हमारा 100 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो हमारा टैकोमीटर होता है उसमें जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यूज किया जाता है वो हमारा 100 है। तो टैकोमीटर की अगर बात की जाए, बेसिकली अगर टैकोमीटर की बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दोनों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल बात करें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही डिस्टेंस करता है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सारे जो हमारे चेन्स और जो बेसिक हमारी यूज किए जाते थे मेजरिंग करने के लिए, तो टेप्स हो गया, चेन्स हो गया, इन सबको रिमूव कर देता है टैकोमीटर। इतना अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस फॉर्मूले की, डिस्टेंस की बात करें किस तरीके से शो किया जाता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो K/S+C से शो किया जाता है। यहाँ पर K क्या है हमारा? ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो K क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसको F/I से शो करते हैं। और ये हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। इसी की वैल्यू हमारी 100 होती है, इसी की वैल्यू हमारी 100 होती है। वहीं पे C की बात करें तो ये एडिटिव कांस्टेंट है। आज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछ लिया, कल एडिटिव कांस्टेंट भी पूछता है। तो एडिटिव कांस्टेंट की जो बात करें तो ये होता है हमारा F+D। F+D हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 0, और इसकी जो हमारी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारी 100। तो 100 ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप ए हैविंग स्केल 1:1000 एंड मैप अनदर मैप बी हैविंग स्केल 1:5000 इज। तो बेसिकली एक मैप का हमें रेशियो दे रखा है, एक मैप की वैल्यू दे रखी है, RF की वैल्यू दे रखी है 1/1000, और एक तरफ दे रखा है ये हमारा मैप बी है, इसमें दे रखा है 1/5000। अब है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू के बारे में देखते हैं। तो मैप ए इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी, या फिर मैप बी इज लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप ए, मैप बी इज मोर डिटेल मैप कंपेयर टू मैप ए। तो बेसिकली मोर डिटेलिंग क्या है ये हम नहीं बता सकते, तो सी और डी तो नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अब किसी मैप की स्केल की बात की जाए तो जो डिनोमिनेटर है अगर उसकी वैल्यू कम है तो मैप की स्केल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर किसका कम है? डिनोमिनेटर हमारा ए वाले का कम है। बी वाले में डिनोमिनेटर 5000 है, उसके पेयर में 1000 हमारी बहुत कम वैल्यू है। तो जो स्केल ए है, जो मैप ए है उसका जो स्केल है वो लार्ज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मैप ए इज अ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप वी। वेल, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलोंग अ स्लोप। तो स्लोप के अलोंग जब हम मेजरमेंट करते हैं, स्लोप के अलोंग मेजरमेंट किया जाता है
तो कौन सा करेक्शन अप्लाई किया जाएगा, तो वहां पर होता है बेसिकली, अगर करेक्शन की बात करें तो अगर करेक्शन देखा जाए तो जो हमारा करेक्शन है along वो हमारा हो जाएगा -L0 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कॉस देखना है, कॉस के संग हो जाएगा L0 की वैल्यू 30 है, 1 माइनस कॉस थीटा अगर बात करें तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो मैच कर जा रहा है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइन थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा ये सब नहीं होंगे। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइन ऑन अ मैप शोज द एरिया इज, नैरोली स्पेस्ड बहुत ही ज्यादा पास पास में स्पेस अगर कंटूर लाइन है तो वो किस चीज को शो करते हैं, क्या वो फ्लैट चीज को शो करते हैं या फिर वर्टिकल क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ या फिर स्टीप स्लोप। तो अगर नैरोली स्पेस्ड है मतलब बिल्कुल पास पास में है तो वो हमारे स्टीप स्लोप को शो करते हैं। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल अगर वो थोड़े से दूर दूर हैं तो वो हमारे माइल्ड स्लोप को दिखाते, माइल्ड स्लोप को दिखाते। वर्टिकल क्लिफ और ओवरहैंगिंग क्लिफ की बात की जाए तो ये दोनों एक्सेप्शन है, जहाँ पर हमारे कंटूर वैसे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते, लेकिन इन दोनों एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमारे जो कंटूर लाइंस हैं, जो हमारे कंटूर लाइंस हैं वो एक दूसरे को जो है वो क्रॉस करते हुए तो क्रॉस करते हैं। तो ये जो वर्टिकल क्लिफ और ओवरहैंग क्लिफ हो गया ये हमारा एक्सेप्शन है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें अपने कंटूर्स की तो कंटूर्स में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है जो कंटूर की वो यूनिफॉर्म होती है। वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारी यूनिफॉर्म होती है। और अगर हम बात करें अंदर की तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे ये 100 है, ये 102 है, ये 104 है, तो ये किसको शो करता है, ये हिल को शो करता है। और अगर बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ मतलब वैल्यू हमारी 100 है और अंदर की तरफ कम होती जा रही है, जैसे ये 98 है, फिर हमारा 96 है, तो ये किसको शो करता है, ये हमारे वैली को शो करता है। ये वैली का कंटूर लाइन होगा। और अंदर की तरफ इनवर्ड अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो हमारा हिल का कंटूर लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व हुज रेडियस इज r एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल। तो अगर हम बात करें जो हमारा कर्व होता है, जो हमारा कर्व है इस तरीके से कुछ कर्व होगा और जब हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है। जो डिफ्लेक्शन एंगल है, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारा डेल है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेंजेंट है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो वी टी से हम शो कर रहे हैं, ये जो लेंथ है हमारी टेंजेंट की, इसकी बात करें वी और इसे T1 दे दिया मैंने, अगर इसे T1 और इसे V दे दिया तो ये जो VT1 से हम शो कर रहे हैं इसको किस तरीके से बताएंगे। तो ये जो लेंथ होती है ये होती है हमारी R10 del/2। तो ये 10 del/2, R10 del/2, R क्या है, रेडियस है, जो उस कर्व की जो रेडियस है उसको डिनोट करता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज गिवन। तो हमारे पास एक होल सर्कल बियरिंग लाइन है, ये मान लो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट हो गया। तो होल सर्कल बियरिंग दे रखी है तो वो हमेशा हम नॉर्थ से लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 210 डिग्री। तो 210 कहाँ आएगा, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, तो इससे तो ज्यादा ही हो गया, और ये 270 होता है तो इसके बीच में कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 210 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू है वो 210 डिग्री है होल सर्कल बियरिंग में। इसको मुझे क्वाड्रेंटल में चेंज करना है, जैसे हम रिड्यूसिंग भी बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग बियरिंग बार बियरिंग सिस्टम हो या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम हो, तो ये या तो हमारा नॉर्थ से लिया जाता है या फिर हमारा साउथ से लिया जाता है, जो भी उसके लिए पास पड़ रहा है। ये यहाँ पे नॉर्थ उसके लिए पास नहीं, यहाँ पे हमारा साउथ पास है और साउथ और वेस्ट में जा रहा है। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें तो साउथ और वेस्ट में कौन सा एक ऑप्शन है, यही है, और वो हमारा वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ये अब यहाँ से ये वाली लाइन है तो यहाँ से हम शो करेंगे। तो ये 180 तो गया, तो 210 में से 180 हटा देंगे तो ये 30 बचा। और साउथ है और वेस्ट है तो हमारा ये हो जाएगा साउथ 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स वेस्ट। तो बी ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है वो किस किस का डिफरेंस होता है, क्या ट्रू मेरिडियन और फॉल्स मेरिडियन का डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल गलत है। क्या फॉल्स मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन का डिफरेंस है, बिल्कुल रॉन्ग। जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है वो ट्रू मेरिडियन और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक होता है हमारा ट्रू मेरिडियन जो ट्रू नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करता है। और हमारे पास अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक हमें देखने को मिलता है, या तो वो ईस्ट डिक्लाइन हो सकता है या वेस्ट डिक्लाइन हो सकता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की वजह से हमारे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
वेल ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि पोजोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। क्या ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है? पोजोला हम सीमेंट में उसके अर्ली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाते हैं, डालते हैं, या फिर वो बोल रहा है कि इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली वहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नॉन टेक और टेक दोनों ही, जहाँ पर हमारे 1.4 के से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट, जो हमारा रेशियो है जिसमें हम अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट माइनस जो वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट है, अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करके मिलता है। तो ये किसका फॉर्मूला है? अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। वेल वहीं पे अगर हम लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करें, लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो नेचुरल जो हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट था उसमें से अगर हम प्लास्टिक वाटर कंटेंट को हटा देते हैं, और नीचे तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स सेम ही रहता है कि वाटर लिमिट माइनस प्लास्टिक वाटर लिमिट, तो ये हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का है, आईसी का फॉर्मूला है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें आई जो टफनेस रेशियो होता है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है आईपी अपॉन आईएफ। आईएफ हमारा फ्लो इंडेक्स है। अगर आईएफ की बात करें तो आईएफ हमारा फ्लो इंडेक्स है। इसकी वैल्यू जीरो से लेकर 3 के वेराई करती है, 0 से लेकर 3 के बीच में वेराई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है हमारा वी से हम शो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया है या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दिया है। सॉलिड्स का वॉल्यूम दिया है, सॉलिड्स का वॉल्यूम, वो सॉरी सॉइल का वॉल्यूम दिया है, तो टोटल वॉल्यूम दिया है। तो अगर हम बात करें ये किसको डिफाइन करता है, तो ये हमारा डिफाइन करता है, हमारा जो ये है ये डिफाइन करता है पोरोसिटी को, पोरोसिटी को डिफाइन करता है, जिसको हम एन से शो करते हैं वहीं पे। लेकिन अगर वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बोल देता, तो वी एस नीचे आ जाता। तो ये हमारा ई से डिफाइन करता है और ये हमारा वॉइड रेशियो होता है। एयर कंटेंट की अगर बात करें, एयर कंटेंट की बात करते हैं तो एयर कंटेंट में क्या होता है कि जो हमारा वॉइड्स हैं उसमें कितने एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट है। एयर कंटेंट बोलता है कि जितना वॉइड्स हैं उसमें कितना एयर प्रेजेंट है, यही अगर बात करें। अगर वहीं पे वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो वाटर कंटेंट हमारा ये होता है कि जो हमारा वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल जो है, सॉलिड्स का जो वेट है, इन दोनों के रेशियो को हम वाटर कंटेंट से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं तो वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, हम उसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। वहीं पे एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को जब ऐड करते हैं तो वो हमारा 1 बन जाता है, क्योंकि वॉइड्स में एयर और वाटर ही होते हैं, और दोनों के रेशियो को सम करोगे तो हमारा ऊपर भी वॉइड्स आ जाएगा, नीचे भी वॉइड्स, तो वो हमारा 1 बन जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, तो ये हमारी एक फंडामेंटल इक्वेशन है, वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में, जिसे हमने बहुत अच्छे से याद कर रखा है। अगर इसकी बात करें तो इसको सहवाग से याद किया है, सबने सहवाग से याद कर रखा है। तो इसको अगर देखें यहाँ पर तो हमारा ई यहाँ पर आना चाहिए वाटर कंटेंट, और जी ऊपर होना चाहिए और एस नीचे आना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट मैच कर जा रहा है इस क्वेश्चन के संग, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। मैनोमीटर क्या है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी या फिर डिस्चार्ज। तो मैनोमीटर की बात करें तो ये जो पीजोमेट्रिक ट्यूब था उसी का एडवांस वर्जन है मैनोमीटर। 2 टाइप के मैनोमीटर देखने को मिलते हैं, एक हमारा हो गया यू, जो हमारा एक मैनोमीटर रहता है वो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक हमारा यू मैनोमीटर देखा जाता है, यू टाइप मैनोमीटर देखा जाता है। तो ये दोनों ही हमारे मैनोमीटर हैं जो कि प्रेशर इन पाइप्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेशर इन पाइप्स को मेजर करने के लिए जो हमारा मैनोमीटर यूज किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम वेलोसिटी की बात करें तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी किस चीज को मेजर करती है, तो कौन सी डिवाइस है जो वेलोसिटी को मेजर करती है, तो वो हमारा पिटॉट ट्यूब हो गया। अगर फ्लूइड में बात करें, वाटर की वेलोसिटी की बात करें तो पिटॉट ट्यूब जो होता है हमारा, पिटॉट ट्यूब जो है वो हमारा मेजर करता है वेलोसिटी को। अगर डिस्चार्ज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारे पास वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर यूज किया जाता है हमारे डिस्चार्ज को पता करने के लिए। और अगर हम बात करें हमारे पास ऑरिफाइस है, ऑरिफाइस मीटर है, तो इन सबको यूज किया जाता है हमारा डिस्चार्ज को पता करने के लिए। और वहीं पर अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी को यूज करा जाता, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए। तो डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर, वेलोसिटी के लिए पिटॉट ट्यूब,
प्रेशर के लिए हमारा मैनोमीटर है ही, वो प्रेशर इन पाइप्स को मेजर करता है। डिस्चार्ज के लिए हमारा वेंचुरीमीटर हो गया, रिफाइस मीटर हो गया, रोटामीटर होता है। तो ये सब कुछ हमारे डिवाइसेस हैं जो उनका हमें याद होना चाहिए कि वो क्या-क्या मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिलरिटी इज ड्यू टू, तो कैपिलरिटी जो होती है हमारी वो किन-किन कारणों की वजह से देखने को मिलता है? सरफेस टेंशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर या फिर वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो अगर कैपिलरिटी की बात करें तो कैपिलरिटी हमें 2 चीज़ों की वजह से देखने को मिलता है। एक हमारा सरफेस टेंशन हो गया, तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन है उसके वजह से देखने को मिलता है। सरफेस टेंशन क्या है कि बेसिकली जो हमारा जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है उस पे जो हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो हमारा सरफेस टेंशन है। देख तो कैपिलरिटी क्या है, नैरो ट्यूब डाली जाएगी, नैरो ट्यूब डाली जाती है तो वाटर या तो जो हमारा जो भी फ्लूइड है वो तो या तो उस पे ऊपर चढ़ने लगता है या फिर नीचे चढ़ने लगता है। तो या तो कॉनकेव फोर्स, कॉनकेव शेप में बना लेता है, कॉनकेव शेप में बना लेता है, इस तरीके से बना लेगा या फिर इस तरीके से बना लेगा मेनिस्कस जो है हमारा। तो ये कैपिलरिटी शो करता है। कैपिलरिटी के रीजन हो सकते हैं, एक तो हमारा जो सरफेस टेंशन है ये हो सकता है, और हमारा एक और रीजन होता है जो है एडहेशन एंड कोहेजन, दोनों देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन को लिया गया है तो इसलिए हम सबसे मोस्ट एक्यूरेट की तरफ जाएंगे जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि हमारे को सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरिटी देखने को मिलती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पासेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो हमारा पासेज हो रहा है वाटर का, उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है हमारा ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो, जैसे सपोज ये पाइप है, अगर मेरे वाटर का लेवल यहाँ पर है, पूरा मेरा वाटर ब्रिम तक फ्लो है, तो इस तरीके के फ्लो को हम पाइप फ्लो बोलते हैं। ये वाला फ्लो हमारा पाइप फ्लो होता है। लेकिन अगर हमारा एक ओपन ड्रेन है, जैसे ड्रेन चलती है, ड्रेन चल रही है, कैनाल चल रहा है, तो उसमें हमारा क्या है, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। वेल वहीं पे जो कोई डक्ट है हमारी, ये डक्ट है और वाटर हमारा जो है हाफ तक फ्लो होके चल रहा है या फिर 3/4, तो यहाँ तक भी फ्लो होके चल रहा है या यहाँ तक भी फ्लो होके चल रहा है, तो इतना ऊपर स्पेस है, तो ये भी हमारा ओपन चैनल फ्लो में इंक्लूड किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर अगर कोई भी फ्लो हो रहा है वाटर का, तो वो हमारा ओपन चैनल फ्लो होता है। वेल वहीं पे यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो जो हमारे जो वाटर की पैरामीटर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अगर वो स्पेस के संग चेंज नहीं करते, स्पेस के संग चेंज नहीं करते हैं तो वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होता है। और अगर वो स्पेस के संग चेंज करते हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे वाटर या फ्लूइड के होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच वेराइज। तो जो हमारा डिस्चार्ज होता है वी नॉच के संग, तो वो किसके संग वेराई करता है? प्रोपोर्शनल टू हेड, हेड के प्रोपोर्शनल होता है। एंगल जो थीटा होता है उसके इनवर्सली होता है, या फिर जो प्रोपोर्शनल एच है उसके h/2 के प्रोपोर्शनल होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है tan θ/2 के। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है h/2 के। बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा वी नॉच से जो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है h की पावर, जो हमारा h है, हाइट है, उसके 5/2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हम v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो जो हमारा वेलोसिटी उसकी डायमेंशन की बात करें तो मीटर अपॉन सेकंड होता है, और ओमेगा हमें निकालना है, यही हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये आर हमारा क्या है, रेडियस, जैसे हम मीटर में शो करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल कर दें, तो ओमेगा के लिए जो यूनिट आ रही है वो क्या है, वो 1/सेकंड है। और सेकंड के लिए अगर मैं इसको डायमेंशन में चेंज करना चाहूँ तो 1/टाइम हो जाएगा। और अगर टाइम को हम ऐसे ऊपर लिखना चाहें तो t की पावर -1, t इनवर्स में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। इनमें से किस भी जो फ्लो कांस्टेंट है उनमें से किसी की भी यूनिट नहीं है। चेजिस सी की, मैनिंग्स एन की, या फिर बोथ चेजिस और मैनिंग्स दोनों ही की जो है वो हमारी यूनिट नहीं देखी जाती है। डिफरेंट पेज पे सॉल्व करके देखते हैं। तो जो हमारा मैनिंग इक्वेशन है, मैनिंग इक्वेशन होती है जिसमें v इज इक्वल्स टू 1/n। तो ये n ही तो है हमारा मैनिंग कांस्टेंट। इसको हम देखेंगे कि इसकी क्या यूनिट होती है। r की पावर 2/3 होता है और s की पावर हमारी 1/2 होती है। तो अगर हम s की बात करें तो s हमारा स्लोप है, s मेरा स्लोप है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। r क्या होता है, मेरा हाइड्रोलिक होता है। जो हमारा r है वो बेसिकली A/P होता है, A/P होता है। तो एरिया अपॉन पेरीमीटर, तो एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या निकल के आया, मीटर निकल के आया। जिसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो L हो जाएगा। तो R की जो डायमेंशन है वो L है। अब यहाँ पर हमारा बचता है B।
v जो है हमारा वो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं n के लिए ये यहाँ जाएगा r की पावर 2/3 रहेगा और नीचे हमारा v हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा l की पावर 2/3 और नीचे v में हमारा जाएगा एल टी माइनस वन। तो t माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये तो बन गया t, और l 2/3 है तो l 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 2/3 माइनस वन। इसको मैं 3/3 लिख सकती हूँ भाई, 1 है तो उसको 3/3 लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा -1/3 जो कि 0.33 आएगा। तो l की पावर -0.33 इंटू टी है, तो इसकी तो डायमेंशन है, इसका मतलब मैनिंग कांस्टेंट की तो डायमेंशन है। अब चेजिस कांस्टेंट के लिए भी चेक कर लेते हैं। चेजिस कांस्टेंट के लिए चेक करें तो चेजिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, c इज इक्वल्स ओ, चेजिस कांस्टेंट हमारा क्या होता था, c इज इक्वल्स टू, जो c था हमारा अंडर रूट में 8g/f। तो अंडर रूट की बात करें अगर हम, अंडर रूट में हमारा आता था जो हमारा चेजिस कांस्टेंट है अंडर रूट 8g/f, अंडर रूट 8g/f। अगर हम बात करें इसकी तो g हमारा क्या है, ग्रेविटी की वजह से जो कांस्टेंट है हमारा ग्रेविटी की वजह से वो देखने को मिलता है, तो वो हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 का तो कोई होगा नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और f हमारा फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो इसकी भी कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसको अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट में m तो रह जाएगा और नीचे बाहर मेरा सेकंड बाहर में आ जाएगा। तो L जो हो जाएगा वो अंडर रूट में है, मतलब L हमारा जो है वो 1/2 है और T मेरा -1 में, तो इसकी भी यूनिट है, जो चेजिस कांस्टेंट है इसकी भी यूनिट है, तो कोई भी यूनिट लेस नहीं है। इससे क्या ऑप्शन पता चलता है कि चेजिस कांस्टेंट का भी निकल के आया था अभी L 1/2 T-1, और मेनिंग कांस्टेंट का भी निकल के आया था हमारा कि L की पावर -0.33 T-1 था शायद। अब अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे जो है यूनिट रखते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं जिसकी यूनिट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ द बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो जो हमारा बर्नौली इक्वेशन होती है उसमें जो सारे टर्म्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर स्पेसिफिक एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन की अगर बात करें तो फ्लो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं बर्नौली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो एजम्पशंस क्या है कि फ्लो जो है मेरा आइडियल है, तो जो मेरा आइडियल है मतलब इनविस्कस है, कोई भी विस्कोसिटी नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लो मेरा स्टडी है, टाइम के संग वेराई नहीं कर रहे मेरे। फ्लो जो है मेरा इनकम्प्रेसिबल है, जो डेंसिटी है वो मेरी कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल है। और जो फ्लो है मेरा इररोटेशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट हमारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि फ्लो क्या है हमारा, आइडियल है, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, और हमारा ये जो फ्लो है इररोटेशनल है। तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा बर्नौली इक्वेशन लगता है। बर्नौली इक्वेशन लगने के बाद जो हमारी इक्वेशन निकल के आती है, तो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन पता कैसे करते हैं हम, बर्नौली इक्वेशन हमें जो यूलर इक्वेशन होती है, जो यूलर की जो इक्वेशन थी उसको इंटीग्रेट करने के बाद, यूलर इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बर्नौली इक्वेशन मिलता है। बर्नौली इक्वेशन मिलता है जिसके लिए चारों हमने हमने ये एजम्पशन माने थे। अब अगर बात करें तो यूलर इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई कि P/ρg प्लस V² प्लस जेड जो हमारा है इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारी ये है P/ρg क्या शो करता है, प्रेशर हेड को शो करता है या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, और यही जो पूछा जा रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वेट है क्या, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, एनर्जी पर यूनिट वेट है, जिसमें ये हमारा पहले ऑप्शन की बात करें तो ये शो करता है हमारा प्रेशर हेड और या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ये हमारा काइनेटिक हेड या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये हमारा पोटेंशियल हेड या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट को शो करता है। यूलर इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सारे अजम्पशंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिपिकली या हाइड्रो प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग मशीन जो है हमें हमेशा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट में देखने को मिलेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें रिजर्वॉयर्स, हमारा पेन स्टॉक होता है, वहां से वाटर आता है, तो हमारे लिए हाइड्रोलिक टरबाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक टरबाइन देखने को मिलेगा क्योंकि जो उस पे ब्लेड है उस पे वाटर बहुत प्रेशर की तरह फ्लो करेगा, तो फिर वो हमारी टरबाइन है वो घूमने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, तो कैम्बर है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो काउंटर एक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्टिव ड्रेनेज, हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, या फिर अवॉइडिंग ओवरटर्निंग। तो ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए हमारा ओवरटेकिंग डिस्टेंस दिया जाता है। हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस के लिए हम एसएसडी को प्रोवाइड करते हैं। इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए हमारा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, कि प्रॉपरली जो रेनफॉल में वाटर हमारा कलेक्ट ना हो जाए, हमारे जो हमारा रोड है उस सरफेस को डैमेज ना कर दे, पोटहोल्स ना क्रिएट कर दे, तो हम थोड़ा सा सेंटर से एलिवेट कर देते हैं तो वाटर हमारा आराम से ड्रेनेज जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाए। वेल वहीं पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा, जो अगर हम बात करें किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पर हम जब मूव कर रहे हैं तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है जिसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन
आर अगर हम बात करें इसकी हो जाती है mv² अपॉन आर। तो बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर काउंटरएक्ट करना है तो हमारे यहाँ पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सुपर एलिवेशन हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए दिया जाता है और हमारे इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए हमारा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा एक बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड 5-day बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी है कि बीओडी कितने दिन के लिए मेजर किया जाता है, 5 डेज के लिए। किस टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट बीओडी, जो हमारा अल्टीमेट बीओडी है उससे कंपेयर किया जाए अगर 5 डेज पे जो हमारा बीओडी है तो वो कितने उसके परसेंटेज हो जाता है। तो 60%, 68%, 80% या 90%। वेरी इजी क्वेश्चन। 68% उसके पहुंच जाता है। 68% हमारा 5 दिन में जो बीओडी 5 है, बीओडी 5 जो है वो 68% हो जाता है। 0.68% हो जाता है हमारा अल्टीमेट बीओडी के। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच।